अच्छा, तो मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो खोल लेता हूँ, लास्ट क्लास वाला। ठीक है। अच्छा, तो जो हम देखेंगे आज रेस्ट एपीआईज, ठीक है। इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को कि इसके अंदर हम जो डेटा होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़र को बताते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट ही डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डेटा हो, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट तरीके कंसीडर करने की अभी कोशिश करेंगे किस किस तरीके से हम सर्वर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए कि हम पूरी की पूरी एच मंगवा लें, ठीक है, फाइल नहीं मंगवाएं, एच मंगवा लें, ठीक है, एज अ टेक्स्ट, और उसको रेंडर करा दें, वो तरीका ठीक होगा या गलत? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर मसला क्या आएगा, उसके अंदर मसला ये आएगा कि जहाँ पे आपको डेटा दिखाना है ना, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे उसी एक व्यू को लेके। अब आपको डेटा जो है वो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के अंदर अलग तरीके से दिखाना था और कहीं पे ब्राउज़र के अंदर अलग तरीके से अगर आपको डेटा दिखाना था, तो फिर आप फंस गए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि आपके पास तो पूरी बनी बनाई एच आ रही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरे उस पर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा आ जाए, चलो टेक्स्ट की फॉर्म में थोड़ी देर के लिए डेटा को कंसीडर करते हैं, वहाँ पे मसला क्या आएगा हमारे पास? हाँ, टेक्स्ट की फॉर्म में जो डेटा होगा ना हमारे पास, वो मैनेजेबल फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? कैसे नहीं होगा? आप डेटा को फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है फॉर एग्जांपल टाइटल और एक डेटा है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो इंटर इंटर करके उसको सेपरेट कराओगे, ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमारे पास की वैल्यूज़ होती हैं, टेक्स्ट में कैसे करा लोगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक और चीज़ हमारे पास होती है, इसके ऊपर बहुत से लोग काम करते हैं, उसको कहते हैं एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल पे अभी भी काम होता है, बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन एक्सएमएल के लिए मसला क्या होता है, एक्सएमएल पे जब भी आप काम करोगे ना, एक्सएमएल के लिए आपको चाहिए होता है एक्सएमएल पार्सर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में एक्सएमएल को पार्स करे, ठीक है। एक्सएमएल भी एक तरह से हमारी एचटीएमएल की ही एक फॉर्म है, ठीक है। समझ लो कि एक्सएमएल को थोड़ा सा मॉडरेट करके उसको एचटीएमएल बनाया हमने, सही है। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए फिर आपको पार्सर चाहिए, ठीक है। अब वो पार्सर आपको जहाँ पे भी आप डेटा या कोई एप्लीकेशन है कहीं पे भी आप वहाँ पे पार्सर लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है जेसन का, ठीक है। अब जेसन के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें तो सब चल जाती हैं वैसे ही, ठीक है। डेटा भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर है हमारे पास, ठीक है, और कोई पार्सर की भी हमें नीड नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी आपकी चलती है ना, वहाँ पे जेसन आराम से चल जाती है, ठीक है। आप सिंपली जेसन डॉट पार्स करो, ठीक है। वही डेटा जो एज ए स्ट्रिंग बना हुआ होता है पहले आपके पास, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाता है। फिर उसी तरीके से अगर आप उसको स्ट्रिंगिफाई कर दो, तो वही जो डेटा जो कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या लगा कि मैनेजेबल फॉर्म जो है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं वो क्या है, जेसन है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे सारा का सारा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर चाहें तो हम उसको देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर भी, ठीक है। लेकिन जो जब आप रेस्ट एपीआईज के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, तो रेस्ट एपीआईज के ऊपर काम करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। उस टूल को हम कहते हैं पोस्टमैन, ठीक है। ये फ्री टूल है, आपको जो है वो नेट से मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये साइन इन साइन अप वगैरह मांगेगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। आप उसके बगैर भी आप जो हम काम देखने जा रहे हैं वो आप कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल
जेसन प्लेस होल्डर जो होता है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही काम करता है वो भी, क्योंकि आपने देखा होगा वो ऑब्जेक्ट की उस पर दे रहा था, ठीक है, उस पर भी अब तो वो भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, पोस्टमैन जो है हमारे पास डाउनलोड हो गया है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे सिंपली आप एक नया टैब एक क्रिएट करें, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बहुत ऑप्शन है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ डिलीट तक ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे अब हमें जो है वो समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप की जो रिक्वेस्ट होती हैं इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो टोटल 5 तरह की आ रही हैं: गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट क्या करती है, डेटा को गेट करने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा देखो, आप किसी भी रिक्वेस्ट से कोई भी काम ले सकते हो, ठीक है, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर आप बॉडी नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन आप हर रिक्वेस्ट के अंदर पीछे लॉजिक कुछ भी लगा दो वो चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेट के अंदर बैठ के डेटा को ऐड करने की लॉजिक लगा दो तो वो चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो नोट जेस जो है वो चलने से इनकार कर देगा कि यार मैं नहीं चला रहा, तुमने काम गलत किया हुआ है, ठीक है, वो तब भी चल जाएगा। लेकिन ये एक समझने के लिए एक तरीका है। फॉर बाज़ औक़ात आपकी जो APIs होती हैं वो आप किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहे हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक की APIs आपने देखी होंगी, आपने गूगल मैप्स की APIs देखी होंगी, वो अपनी APIs प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बंदा उस API के ऊपर काम कर रहा है ना, उसको समझने में आसानी होती है उस रिक्वेस्ट के मेथड के थ्रू, कि यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक क्या बनी हुई होगी पीछे सर्वर के ऊपर, क्योंकि सर्वर का कोड तो हम नहीं दिखा सकते ना किसी को भी, हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि भाई ये वाली जो रिक्वेस्ट होगी, इस रिक्वेस्ट के बिहाफ के ऊपर आपका ये काम हो रहा होगा पीछे, ठीक है। तो जब हम किसी को भी बताएंगे कि गेट की रिक्वेस्ट है, ये API है और ये गेट के ऊपर चलती है, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके ऊपर हिट करने से मुझे कोई डेटा मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं उसको पोस्ट की रिक्वेस्ट दूंगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके ऊपर रिक्वेस्ट पे, इस पर रिक्वेस्ट करने से डेटा कुछ सर्वर पे ऐड होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पुट की रिक्वेस्ट आती है तो पुट की रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को एक्चुअली रिप्लेस करवाते हैं, ठीक है, अपडेट करवाते हैं, इस फॉर्म में अपडेट करवाते हैं कि वो किसी और डेटा को ओवरराइड कर रहा हो, ठीक है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पुट की रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर इस तरह से फिर हमारे पास आती है पैच की रिक्वेस्ट। पैच की रिक्वेस्ट के अंदर हम डेटा को अपडेट करवाते हैं इस तरीके से कि जहाँ पे डेटा ओवरराइड नहीं हो रहा हो, सिर्फ कुछ फील्ड्स जो हैं वो अपडेट हो रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पुट की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर यूज़र का रिक्वेस्ट है, कोई /यूज़र की है, वहाँ पे अगर मैंने पुट की रिक्वेस्ट परफॉर्म की है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे यूज़र को ओवरराइड करके नया यूज़र जो मैंने ऑब्जेक्ट भेजा है वो वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट पैच की होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरी फील्ड्स हैं जो कि चेंज हैं एक्चुअल यूज़र से जो कि डेटाबेस में रखा हुआ है, सिर्फ वो फील्ड्स अपडेट हो जाए। समझ में आई बात कि पुट में और पैच में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है डिलीट की रिक्वेस्ट। तो डिलीट की रिक्वेस्ट पे क्या होगा, अगर मैं डिलीट की रिक्वेस्ट चला रहा हूँ /यूज़र के ऊपर तो क्या हो जाएगा, यूज़र डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो 5 रिक्वेस्ट हैं ये काम करती हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर सर्वर के ऊपर या हर API के ऊपर 5 की रिक्वेस्ट बना लो, ठीक है। कभी कभी आपके पास 4 रिक्वेस्ट में ही काम हो रहा था, जैसे ये जो पुट की रिक्वेस्ट है ये कम ही यूज़ होती है, ज़्यादातर आप पैच पे ही काम कर रहे हो तो, ठीक है। ओवरराइड डेटा को लोग कम ही करवाते हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कहीं कोई स्पेशली आपके पास ऐसी नीड आ जाए जहाँ पे आपको डेटा ओवरराइड करवाना पड़ रहा है, वरना आपके पास जो एक्चुअल जो काम होता है वो किस तरीके से चल जाता है, सिंपली जो पैच होता है उसके ऊपर आप अपडेट अपनी करवा सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो पुट के अंदर पैच वाला काम करवा रहे होते हैं, जो कि गलत चीज़ है। एक्चुअली पैच की रिक्वेस्ट होनी चाहिए अगर आप इस तरह से काम अपडेट करवा रहे हो कि आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को अपडेट करवाते हो, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा चल गया, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अपने कोड पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जो मेरे पास यहाँ पे app.js है, ठीक है। ये अभी तो /auth/product ये जितने भी काम चल रहा है ये सारा रेंडरिंग वाला चल रहा है, ठीक है। अब मैंने एक API बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जैसे उनके पास अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन चल रही है और साथ में उन्होंने APIs भी रखनी है, तो वो /API का एक अलग से मिडलवेयर बनाएंगे ताकि /API वाली जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सारी की सारी कहाँ आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम भी इसी तरह से अभी करके देखते हैं
यूज़ हमारे पास आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि स्लैश API वाली जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो एक अलग फाइल में चले जाएँ, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा स्लैश API। ठीक है। अच्छा, अब वो फाइल मेरे पास ज़रूरी है, और वो फाइल मेरे पास कहाँ होनी चाहिए? मेरे पास फाइल, अच्छा, API के फोल्डर भी आप अलग से लिए उसके लिए बना सकते हो। ठीक है। राउट्स के अंदर भी एक API.js क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास कुछ लिमिटेड है। अगर आपके पास पूरी एप्लीकेशन ही क्या कहते हैं APIs के ऊपर चल रही है तो भी आप राउट्स ही बनाओगे बेसिकली, लेकिन उसके अंदर फिर क्या कहते हैं जो डिफरेंट अलग से फोल्डर्स बना सकते हो, वहाँ पे फिर APIs उसको मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये राउट्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ API.js की फ़ाइल। ठीक है, बना सकता हूँ ना? API.js मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो पहले काम होता था वो क्या काम हो रहा था? सिंपली router.get, router.post और राउटर इस तरह से काम होता था। अब भी ऐसे ही होगा या चेंज होगा? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमारा 90% ऑफ द काम जो जितना भी हमने यहाँ पे अभी तक किया था ना Node.js के अंदर, सारा का सारा वैसे ही चल रहा होगा। सिर्फ जहाँ पे हमने डेटा को गेट करना है और जहाँ पे हमने डेटा को यूज़र को सेंड करना है, सिर्फ वो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगा? फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं ये जो राउटर वगैरह जो था ना मेरे पास, ये मैं वापस वैसे ही कर लेता हूँ अपने उसके अंदर भी। यहाँ पे मुझे इस कंट्रोलर की फ़िलहाल अभी नीड नहीं है, कंट्रोलर हम बाद में देखेंगे। इसके लिए भी कंट्रोलर्स बनाएंगे हम APIs के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेस है, पाथ भी मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्चुअली रेंडरिंग वगैरह तो करवानी नहीं है, कोई फाइल वगैरह पे भी काम नहीं करना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस सिर्फ मुझे एक्सप्रेस चाहिए था, और एक्सप्रेस के साथ साथ मुझे चाहिए क्या? राउटर पे आ जाता हूँ और राउटर पे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। इसके साथ मुझे और क्या चाहिए? मुझे यहाँ से राउटर को एक्सपोर्ट करवाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैंने सिंपली गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी है, पैच की, डिलीट की, जो भी मैंने काम करना है वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक गेट की रिक्वेस्ट बना के देखता हूँ, router.get। ठीक है। अब गेट के ऊपर मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल /API / मेरे पास अभी जो डेटा है वो क्या कर सकते हैं? पोस्ट। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पोस्ट, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक आप यूज़ करते हो, फेसबुक की ऐप है। ठीक है। आपने लॉगिन किया, आप होम पेज के ऊपर हो, आपके पास पोस्ट सारी अपेयर हो रही होती हैं, तो वो क्या लगता है? वो पोस्ट की HTML आ रही होगी आपके पास? नहीं, एक्चुअल में डेटा जेसन में ही आ रहा होता है। ठीक है। वो उनकी मर्ज़ी, वो जेसन में भेजें, किस तरह भी भेजें, हमें समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि हम जेसन में भेजते होंगे वो भी डेटा। ठीक है। जेसन में डेटा आ रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एरे आ रहा है पोस्ट का, और जेसन में सारा डेटा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी तरीके से मैप चलाया, वो पोस्ट के जो डिव थे वो बनाने शुरू कर दिए, आपके पास सारी पोस्ट नज़र आने लग गई। आगे बात समझ में? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना इसके अंदर? बिल्कुल वैसे ही हम भी यहाँ पे /post की रिक्वेस्ट के ऊपर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे? अपनी जो पोस्ट है सारी वो रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पोस्ट के लिए अभी मैं कहता हूँ ये काम मॉडल्स में करना चाहिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कांस्टेंट पोस्ट इक्वल्स टू एरे कर देता हूँ। ठीक है। ये क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे पास नॉर्मल जो राउट्स चलते हैं, पहले आपके पास पाथ होता है, और पाथ के बाद फिर आप बताते हो एक फंक्शन। इस फंक्शन के पास आपके पास क्या क्या होता है? इस फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? मैंने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स में भेजना है क्या? ये सारे पोस्ट। फॉर एग्जांपल पोस्ट के अंदर मेरे पास अभी एक रख लेते हैं डमी। ठीक है। मेरे पास एक पोस्ट है जिसका एक टाइटल है। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है माय टाइटल। ठीक है। और इसके साथ जो है वो इसमें है डिस्क्रिप्शन कुछ, और इसमें भी रखा हुआ है माय। सही है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पोस्ट का जो डेटा है ये चले जाए ब्राउज़र को। पहले हम क्या करा रहे थे? रेंडर करा रहे थे। अब रेंडर की जगह हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। देखो, अब response.send में और एक और फंक्शन है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। उसका नाम है response.json। ठीक है। इन दोनों में एक फ़र्क है। ठीक है। response.send को आप कुछ भी भेज दो वो ले जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप response.json करोगे ना तो एक्सप्रेस को कंफर्म हो जाएगा कि अब जो मुझे डेटा मिलने वाला है ना वो मैंने एज अ जेसन ही लेके जाना है। ठीक है।
तो वो क्या करेगा, वो पहले से उसके ऊपर हेडर्स के अंदर सेट कर देगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, कंटेंट टाइप के ऊपर। हमने कंटेंट टाइप देखा था ना, टेक्स्ट स्लैश HTML था, एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम कराते हैं, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के ऊपर हम क्या भेज देते हैं इसको, पोस्ट। अच्छा, पहले हम रेंडर करा रहे थे, ठीक है, रेंडर के अंदर जब हमारे पास इश्यूज आते थे ना, तो वो हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, हम एरर दिखा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब आपके पास, जब आप APIs पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपके पास स्टेटस कोड्स आपके पास लाजमी आ जाते हैं सेट कराना, कि आप हर रिक्वेस्ट के ऊपर अपने स्टेटस कोड जो है वो लाजमी सेट कराओ, ठीक है। तो स्टेटस आप कैसे करा सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होती है उसका स्टेटस कोड क्या होता है, 200। तो मैं यहाँ पे इसको मैन्युअली बता देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन पोस्ट। अगर मैं डॉट स्टेटस हटा दूँ ये चलेगा, अभी भी कोई मसला नहीं आएगा। बस हम जब अपने पास जावास्क्रिप्ट से जब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे फेच API के थ्रू, ठीक है, तो हम अक्सर ये करते हैं, हम स्टेटस कोड चेक करते हैं। अगर स्टेटस कोड हमने यहाँ से सेट करवा के नहीं भेजा और एक्सप्रेस ने मैन्युअली कुछ आगे पीछे कर दिया, सेट कर दिया, तो हमारी API समझ रही होगी डेटा सही नहीं आया, हमारा जो मतलब जो भी डेटा है जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउज़र से कर रहे हैं या एप्लीकेशन से कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक्चुअल स्टेटस कोड ही चेक कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगी होती है, जो कि स्टेटस कोड पे सारा का सारा जो है वो डिपेंडेंट होती है, तो वहाँ पे फिर हमें पता नहीं चल सके। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप REST API पे काम कर रहे हो, आप स्टेटस जो है वो लाजमी सेट कराओ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने बता दिया, उसको 200 डॉट जेसन बता दिया, ठीक है। नहीं, ये जब आप डॉट जेसन को भेजोगे ना, तो ये इंटेलिजेंट है, ये सारे काम खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ npm स्टार्ट। अच्छा जी, ये कह रहा है भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गई है। अच्छा ठीक है, मैंने एक काम नहीं किया, हमने app.js के अंदर यहाँ पे स्लैश API को बताना पड़ेगा रिक्वायर करके ना। तो अच्छा, तो हम आते हैं स्लैश API के ऊपर, और API के बाद क्या है हमारा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, पहले लोकल होस्ट तो बताना पड़ेगा ना। लोकल होस्ट हमारा है 3000 स्लैश API स्लैश पोस्ट, ऐसे या नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जेसन के अंदर डेटा। अच्छा, अब ये एक काम हमने जो है वो ये करना था कि जब हम यहाँ पे आते हैं और हम आते हैं नेटवर्क की टैब के ऊपर, इसको रीलोड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये देखो पोस्ट की रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। और हमारे पास ये 304 क्यों आया, पता है किसी को 304 क्यों आया? हमने 200 सेट कराया ना। अच्छा, जो चीज़ हम देखने के लिए आए थे वो हम क्या देखने आए थे यहाँ पे, कि हमारे पास कंटेंट टाइप सेट है या नहीं है। कंटेंट टाइप नज़र आ रही है किसी को? तो इसको हम पोस्टमैन से चलाते हैं। पोस्टमैन पे आते हैं, पोस्टमैन पे आके क्या कहते हैं यहाँ पे URL देते हैं, गेट की रिक्वेस्ट हमारी तो गेट ही रहेगी, उसको सेंड करते हैं। तो हमारे पास डेटा आया, ठीक है, डेटा में देखते हैं हमारे पास हेडर्स में क्या क्या आया हमारे पास। ये देखो यहाँ पे आ रही है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, दिख रहा है। हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बॉडी के अंदर डेटा सही आया बिल्कुल। और क्या देख रहे थे हम, हाँ स्टेटस कोड, स्टेटस कोड कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सही चल रहा है, पता नहीं वो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट कैसे शायद कुछ कर रहा हो, तो खैर है, चलो
तो हम यहाँ अब जितना भी हम APIs के ऊपर काम कर रहे होंगे वो यहाँ पोस्टमैन से करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट तो हमारे कंप्यूटर में लोकल ही होता है, तो ये इसको पोस्टमैन इधर जाके आपने कैसे सेट किया? पोस्टमैन के ऊपर जाके लोकल होस्ट कैसे चल गया? पोस्टमैन तो हमारे सिस्टम में ही चल रहा है ना अभी, वेबसाइट थोड़ी है कोई। अच्छा, ये वेबसाइट नहीं है। नहीं, ये हमने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है। कौन सा वाला करके आए हो हैं? सर मुझे लगा वेबसाइट मिली। हाँ, कोई अच्छा है तो हमें ही बताओ यार। क्लास के बाद चलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो स्लैश की रिक्वेस्ट हो गई हमारी गेट की, ठीक है, सॉरी स्लैश पोस्ट की। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे हमें जो है वो क्या कहते हैं, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भी बनानी है जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसी एरे के अंदर कोई चीज़ ऐड करा रहे होंगे। उसके लिए अब बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम राउटर डॉट गेट को क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अच्छा, स्लैश पोस्ट होना चाहिए इसको एस या नहीं? सर सिंगल होना चाहिए, ठीक है। ऐड करवाएंगे तो हम एक ही को ऐड करवा रहे हैं ना, तो स्लैश पोस्ट होना चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा ना वो 200 नहीं होगा, वो क्या होगा, 201। अच्छा, 200 और 201 के अंदर क्या फ़र्क है? जब हम 201 करते हैं ना स्टेटस, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको बताते हैं कि भाई आपका जो डेटा था ना वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है और रिस्पॉन्स भी सक्सेसफुल है, ठीक है। इसका मतलब दो होते हैं, यानी जो चीज़ आप भेज रहे हो वो भी सक्सेसफुली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड एंड सक्सेस, यानी इस तरह से कह लो इसको। लेकिन वहाँ पे तो 304 ही आया। कहाँ पे? हम क्या चेक कर रहे थे ब्राउज़र में। ब्राउज़र में नहीं, पोस्टमैन पे देखो ना, ब्राउज़र का डेटा सही नहीं दिखा रहा। पोस्टमैन पे 200 आ रहा है, ये देखो 200 आ रहा है, 200 ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला काम करने से पहले हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा था उसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है, हमने पहले जब ऐप डॉट जेएस के ऊपर, याद है हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चलाने के लिए हमने कोई एक काम किया था, हमने बॉडी पार्सर यूज़ किया था, ठीक है। बॉडी पार्सर के लिए हमने ऑप्शन कौन सा यूज़ किया था, बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड। अब URL इनकोडेड जो है ना वो चलता तो है, लेकिन वो एक दूसरी टाइप के लिए होता है। कौन सी टाइप के लिए होता है? जो आप फॉर्म सबमिट करवा रहे होते हो उसके लिए होता है, वो उसको पार्स कर देता है जो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। उसकी जो टाइप होती है वो क्या होती है, वो होती है x-www-form-url इनकोडेड, ये टाइप होती है, ठीक है। अब जो आपके पास टाइप आएगी वो टाइप कौन सी होगी, एप्लीकेशन जेसन। तो दोनों डेटा की जो टाइप है, इन दोनों में फ़र्क है ना, इसकी टाइप में फ़र्क है और इसकी भी टाइप में फ़र्क है। तो अब आप ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इसके थ्रू आपकी पार्सिंग नहीं चलेगी। अब आपकी पार्सिंग कैसे चलेगी, अब आपने यूज़ करना है इसको, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आप हटा दो, इसको इसकी रिकॉर्ड नहीं है, सही है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ अभी बंद, हालांकि दोनों साथ भी चल जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। मैं सिर्फ इसको भी चलाने के लिए वो कर रहा हूँ, ठीक है। API.js है और स्लैश पोस्ट है। पोस्ट के ऊपर मेरे पास अब मुझे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। मुझे यहाँ से मैं डिस्ट्रक्चरिंग करवा के निकाल लेता हूँ। टाइटल मुझे चाहिए और क्या चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अच्छा, देखा जाए ना तो मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी पुश करा सकता था एरे के अंदर, लेकिन उसमें मसला पता है क्या आता है। मैं सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए मैंने ये काम किया है कि अगर आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पुश कराओगे ना आप किसी भी डेटा के अंदर, ठीक है, तो अगर उसने कोई एक्स्ट्रा फील्ड भेज दी रिक्वेस्ट के अंदर जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी जाके एरे में सेट हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आपको सिर्फ जो फील्ड्स चाहिए आप सिर्फ उन फील्ड्स को निकालो मैन्युअली और उन्हीं को ही रखवाओ, ठीक है, जहाँ पे भी आपको वो डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब मैं करूँगा उसको पोस्ट को पोस्ट डॉट पुश। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, सही है ना, समझता है यहाँ तक। तो मैंने ये करवा दिया, और ये करवाने के बाद फिर मैंने उसको जेसन में वापस पोस्ट ही भेज दूँगा, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं एक और यहाँ पे एक नया टाइप क्रिएट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, नई रिक्वेस्ट, ताकि मेरे पास जो गेट वाली रिक्वेस्ट है वो वैसी की वैसी रहे। जब मुझे गेट रिक्वेस्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा।
अब यहाँ पे मेरे पास नई रिक्वेस्ट जो मैंने बनानी है वो कौन सी बनानी है, पोस्ट की, ठीक है। इस यूआरएल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे अब मेरे पास पोस्ट की जगह क्या है, पोस्ट, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो डेटा मैं भेजूँगा ना, देखो जब मैं गेट की रिक्वेस्ट में था, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बॉडी में नहीं भेज सकता था, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट में आया हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पे डेटा है, ठीक है। अब मैं डेटा किस फॉर्म में भेजूँ, एक यहाँ पे फॉर्म है, एक हमारे पास वही आ गया है XWW फॉर्म URL इनकोडेड, जो मैंने ये बताया था ना, ये कौन सा फॉर्म है, वो जो HTML से हमारा फॉर्म सबमिट होता है, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। एप्लीकेशन जेसन का तो कोई फीच वही नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रॉ पे। जब हम रॉ में चले आएंगे ना, तो ये रॉ डेटा में हमें बताएगा कि डेटा को किस तरीके से भेजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह पे आप क्या कर दोगे, ठीक है। जेसन के ऊपर, जेसन में आपको क्या भेजना होता है, एक ऑब्जेक्ट भेजना होता है, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट के ऊपर अब अभी हमें क्या क्या भेजना है, अभी हमारे पास जो डेटा रिक्वायर्ड है वो है टाइटल, ठीक है। ये रख लेते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ मसला करेगी, वो क्या है कि इन दोनों को भी इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, क्योंकि ये जेसन है ना। इसका अब मेरा डेटा जो है वो वैलिड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब इसको भेजता हूँ सेंड, ठीक है, तो यहाँ से मेरा डेटा चला गया और मेरे पास डेटा अपडेट होके आ भी गया। क्लियर है भाई। तो ये हमारी हो गई कौन सी रिक्वेस्ट, पोस्ट की। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास पैच की रिक्वेस्ट भी काम करेगी। आप एक्चुअली पैच की रिक्वेस्ट के अंदर जो है, अच्छा चलो एक चीज़ बताया तो आपको एक चीज़ इसमें नहीं पता चलेगी इस वजह से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, पैच की रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट तो मैंने अपडेट करानी है, लेकिन कौन सी पोस्ट अपडेट करानी है ये भी तो भेजना पड़ेगा। हाँ, अब वो जो पोस्ट की जो रिक्वेस्ट है ना, जो जिसके ऊपर आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताते हो कि ये किस जगह पे जाके जो है ना क्या कहते हैं पैच अप्लाई करेगा, यानी किस जगह पे जाके चेंज करेगा, वो बेसिकली अगर आप चाहो तो रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है, बॉडी में रख के भी भेज सकते हो कि यहाँ पे भी होगी। लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करता हूँ, अच्छा तरीका ये है कि क्योंकि ये बिल्कुल इस रिक्वेस्ट की बेसिक चीज़ है, समझ लो, एक इसके बगैर रिक्वेस्ट चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, इसको एज अ पैरामीटर लेते हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर अभी तक हमने नहीं देखे थे, अच्छा वो याद आ गया, आज वो भी कवर हो जाएगा। रिक्वेस्ट पैरामीटर हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल पोस्ट की रिक्वेस्ट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ही मेरे पास एक जो है वो कोई ऐसी चीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स आ जाए, ठीक है। ये मुझे इंडेक्स भेज दे कि हाँ कि कौन से वाले को अपडेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे कॉलन बता के वो चीज़ गेट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कॉलन नहीं, स्लैश कॉलन, ठीक है। अब कॉलन क्योंकि मैंने लगा दिया, तो कॉलन की वजह से वो क्या समझ जाएगा कि अब यहाँ पे इसके बाद जो भी डेटा सारा का सारा आना है वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में होगा, ठीक है। अब वो पैरामीटर मुझे कैसे मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ कांस्टेंट इंडेक्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और पैरम्स के आगे क्या होगा, डॉट, डॉट करके निकालूंगा, कैसे होगा, डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपको पैराम्स के अंदर जितने भी यहाँ पे पैरामीटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर मैं सिर्फ अभी देखने के लिए अगर वो करूँ कि वो डेटा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स जो है ना, इसको 2 मिनट के लिए कर देते हैं हम कमेंट आउट, और यहाँ पे इंडेक्स करवा देते हैं सेंड, ठीक है। मैं एक नया टैब बना रहा हूँ पैच की रिक्वेस्ट के लिए, और पैच की रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। ये जो पोस्ट है, पोस्ट के आगे मैं क्या करूँगा, स्लैश फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 को मैंने अपडेट करवाना है, तो मैं सेंड करता हूँ, तो ये मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है इंडेक्स का वो मेरा पैरामीटर से चला भी गया और मुझे मिल भी गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो 1 है इसके थ्रू इसमें से मैं डेटा निकलवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं कैसे निकलवाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैंने अपडेट करवाना है, तो अपडेट करवाने के लिए मैं बोलूँगा इसको, सबसे पहले तो मैंने इसमें से निकालना है क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैं निकलवा लूँगा, ये आ गई मेरी ये तो रहा, ठीक है। ये आ गई मेरी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब ये जो नई टाइटल और डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने रखना है कहाँ पे, उस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं बताऊँगा यहाँ पे ये जो
पोस्ट है, पोस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू, ठीक है। अगर इक्वल्स टू कर दूंगा ना तो ये एक्चुअली पुट वाला काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ ना डेटा को, ठीक है। लेकिन चलो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं मुझे यहाँ पे क्या रखना है, वही ऑब्जेक्ट रखना है जो मेरे पास अभी आया है, ये रख दिया मैंने। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरा डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरे पास अब क्या कहते हैं पैच की रिक्वेस्ट है, इसके मैं आता हूँ बॉडी के ऊपर, बॉडी में वापस रॉ के बाद फिर हमारे पास आ गया जेसन डेटा मैंने कॉपी कर लेता हूँ इसकी बॉडी से, और इसके रख देता हूँ पैच में, और माई डिस्क्रिप्शन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हाँ कि चेंज हो रहा है डेटा या नहीं ये रख लेते हैं, ठीक है। पहले रखा हुआ था इसमें गेट करके देख लेते हैं, ये देखो अभी फ़िलहाल एक ही रखा हुआ है। अच्छा, पोस्ट कर लेते हैं फिर से, पोस्ट करने के बाद फिर दोबारा गेट पे आते हैं, गेट करते हैं तो 2 आ गए, ठीक है। दोनों में माई टाइटल रखा हुआ है। अगर मैं पैच की रिक्वेस्ट रन करूँगा तो दूसरे वाले में यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, माई टाइटल 1 माई डिस्क्रिप्शन 1। मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को तो ये हो गया माई टाइटल 1 माई डिस्क्रिप्शन 1। तो इस तरीके से हमारी पैच की रिक्वेस्ट चल गई। बिल्कुल डिलीट की रिक्वेस्ट इसी तरीके से होगी, लेकिन डिलीट की रिक्वेस्ट में पता है क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, वो चलती है गेट की तरह, ठीक है। वहाँ पे आपके पास जो बॉडी होती है ना वो नहीं होती है अवेलेबल, ठीक है। तो अगर हम डिलीट की रिक्वेस्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और वो काम करेगी किस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे पास पैच की रिक्वेस्ट थी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी हम पैरामीटर के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट पैरामीटर के ऊपर। तो मैंने इसको बताया कि भाई राउटर डॉट डिलीट की रिक्वेस्ट मैंने बनानी है, और बनाने के बाद फिर मैंने बताया पोस्ट स्लैश इंडेक्स, यहाँ से मैं इंडेक्स निकाल लूँगा। इंडेक्स निकालने के बाद मैंने इसको क्या बताना है, ये सारी चीज़ें तो मेरे पास आएंगी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊँगा पोस्ट डॉट स्प्लाइस इंडेक्स, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे डिलीट करवाऊँगा, डिलीट करवाने के बाद पोस्ट भेज दूँगा उसको। तो इसी तरीके से मैं एक नया टाइप क्रिएट कर लेता हूँ, मेरे पास अब आ जाएगी डिलीट की रिक्वेस्ट। अभी मैं गेट करके देख लेता हूँ मेरे पास डेटा कितना पड़ा हुआ है, एक ही पड़ा हुआ है। एक और ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको अपडेट भी करा लेते हैं, अपडेट भी हो गया। गेट करके चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ कि नहीं, अपडेट हो गया है, ठीक है। अब यहीं से जो है ये वाली जो URL है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और डिलीट की रिक्वेस्ट में इसको दे देता हूँ। यहाँ से कोई बॉडी वगैरह तो कुछ जाएगी नहीं, और 1 जो है यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मेरे, उसको मैं डिलीट करवा रहा हूँ। तो डिलीट करवाने के बाद वापस सिर्फ एक ही रहेगा उसके अंदर। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट थी जो कि रेस्ट APIs के थ्रू हम काम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आसान सी चीज़ थी, मुश्किल तो नहीं था ना कुछ इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारे पास आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास Node.js होता है ना, Node.js के अंदर होते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं पता है किसी को, क्या होते हैं? डेटाबेस की सारी चीज़ें वहाँ पे रखवाते हैं, क्यों जी? सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे सेशंस को सेट करा रहे थे, सेशंस वाला काम हमारा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास सीक्रेट हमने रखा था, इसी सीक्रेट के ऊपर हमारे पास सेशंस बनते हैं, ऐसे ही है ना। अगर ये सीक्रेट किसी और को पता चल गया तो वो भी इसी तरीके से सेशंस बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो सीक्रेट होता है वो हमेशा हिडन होता है, ठीक है, हम उसको कभी भी दिखाते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी अगर इसी फॉर्म के अंदर मेरे पास डेटा है, अब आप बोलोगे यार सर सर्वर का कोड कोई देख तो नहीं रहा ना, सर्वर का कोड कोई देख सकता है कि सर्वर पे क्या चल रहा है? कोई भी नहीं देख सकता, सर्वर का कोड तो सारा हिडन ही होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी हिडन ही रख सकते हैं। मसला क्या आता है, मसला ये आता है जब आप इस कोड को गिटहब पर पुश करोगे
ठीक है, तो गिटहब का एक्सेस जिसके पास भी गया, हो सकता है आपका अपना ही कोई डेवलपर हो, उसके पास ही उसका एक्सेस चला जाए, वो निकाल के किसी और को दे दे, हो सकता है ना। कोड जिनके पास भी आपका गया, उनको तो एक्सेस मिल गया आपके सीक्रेट की का, फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप नोट जेएस के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें बताते हो, आप उसको बताते हो कि भाई ये चीज़ वो चीज़ है जब जहाँ पे मैं डिप्लॉय करूँगा ना, जहाँ पे मेरा सिर्फ सर्वर रन होगा, सिर्फ मैं उसी वक्त बताऊँगा, अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। जब मैं बताऊँगा आप वहाँ से डेटा को गेट कर लेना। उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, उसके लिए हमारे पास होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर CI/CD लगाया है तो भी कोड तो गिटहब से जाएगा। बिल्कुल, एनवायरनमेंट वेरिएबल तो वहीं जाएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल जहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे वहाँ डिफाइन करोगे, रन टाइम बताता पे हूँ, नहीं अभी है। बताता हूँ जी, बिल्कुल रन टाइम पे जो है ना आप खुद बताते हो, जब जहाँ पे आपको सर्वर चलाना होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप सी आई सी डी भी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको हिरोकू पे अगर आपने सेटअप किया हुआ है सी आई सी डी, तो हिरोकू के ऊपर ही आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, फिर आप गिटहब पे डिफाइन नहीं करोगे। आप हिरोकू पे जहाँ पे सर्वर आपका चल रहा होता है वहाँ पे बताते हो कि यार ये मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरा सीक्रेट था ना, अब ये सीक्रेट मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, ठीक है। ये सीक्रेट मुझे कहाँ से चाहिए, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल से चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, अब जो भी मैं नाम इसको देना चाहूँ उस नाम से मैं इसको वो चीज़ गेट कर, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ सीक्रेट, सही है। अब ये सीक्रेट मुझे इसको देना भी पड़ेगा, ठीक है, वरना ये चीज़ चलेगी नहीं। वो जो है वो मैं कहाँ से दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा भी सर्वर जो है वो कहाँ से रन हो रहा है, स्टार्ट से, ठीक है, नोड मोड से, तो मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ वो चीज़, ठीक है। कहाँ पे दूंगा, स्टार्ट पे दूंगा, एंड में? स्टार्ट सर्वर कमांड चलाने से पहले देख। कमांड चलाने से पहले दे देते हैं, चलो। क्या है मेरा सीक्रेट है ना, सीक्रेट इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आएगा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा नहीं आएगा, बताओ। आएगा, क्यों? स्ट्रिंग है, चलो देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल चलो इसके ऊपर नहीं जाते, हम यहाँ पे आते हैं, अभी सिर्फ इसी को console डॉट लॉग करा के चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये चीज़ ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। अभी तो अनडिफाइंड आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? सेट चलाना पड़ेगा वहाँ पे शायद। क्या चलाना पड़ेगा? विंडोज में ना शायद सेट चलाना पड़ता है। सेट चलाना पड़ता है। उससे पहले ना सेट लिखना पड़ता है कीवर्ड कैपिटल एस। अगर मैं इसको उठा के बाद में रखता हूँ तो चलेगा? इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना वो दूसरा होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल वो नहीं है मेरे ख्याल से। नोड वन हमें रीसेट करना पड़ेगा। यार असल में मैं यहाँ से चलाता नहीं हूँ, इस वजह से मुझे ना इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे होगा। कोई एक स्क्रिप्ट नहीं होगी स्टार्ट। अच्छा, ये कह रहा है सीक्रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल गया सीक्रेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले सेट लगा दें और दोनों के बीच में ना एम्परसेंड के दो साइन लगा दें। कहाँ पे सेट लगाऊँ? ये सेट इससे सीक्रेट से पहले सेट लिखते हैं ऐसे? कैपिटल एस। हाँ, उसके बाद दोनों कमांड्स के बीच में ना एंड एंड लगा दें। ऐसे? उससे सेट कैपिटल होगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहली बार देखी यार, विंडोज में ही होता है, थैंक यू। मैक में डायरेक्ट चल जाता है। ओके, अच्छा, शायद हो सकता है इसी वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, वैसे बेसिकली मैं जो है वो आईडी यूज़ करता हूँ वेबस्टॉर्म की, तो उसके अंदर जब आप सर्वर बनाते हो, कोई भी सर्वर साइड पे काम करो तो ना, तो वहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपसे पहले ही पूछ लेता है। तो उसके अंदर जो है ना वो एक्चुअली आप वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करते हो, जो उसका रन टाइम इन्वायरमेंट आप बनाते हो उसमें। तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी यहाँ पे इस तरीके से चलता है। वो कि विंडोज़ पे भी मैं काम नहीं करता जी। प्रोसेस डॉट ई एन वी करके करते तो हाँ,
वो अभी मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अभी इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं। अभी तो इस ये जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही 10,000 मसले हैं। ऐसे नहीं चलना चाहिए इसको। अभी तो हमने क्या कहते हैं ये सारा यहाँ पे रख दिया, हालांकि मैंने खुद आपको बताया था कि ये सारा डेटा जो है वो कंट्रोलर्स में होना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी हमें हमें बेसिक समझ में आ गई ना कि हम उस तरीके से काम करना है। बाकी अभी जो है वो समझने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं काम, उसको चला सकते हैं ना उसको, बस हमें पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आता है। बाकी आप 20 फाइल से गुजार के डेटा लेकर आओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो भाई ये चीज़ घर पे खुद चला के देख लेना, ठीक है। थोड़ी सी उलझी हुई चीज़ है। इसके ऊपर भी ऐसे ही क्या? कमांड है लिनक्स किस पे? लिनक्स पे ऐसे ही चलेगी कमांड मतलब? पे चलाई तो विंडो के हिसाब से उन्होंने नहीं नहीं, विंडोज़ पे लिनक्स पे मैक ओएस की तरह चलनी चाहिए। लिनक्स और मैक ओएस जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड चलाइए। यार मैंने मैक ओएस पे कभी भी एंड नहीं लगाया, लिनक्स पे। अच्छा चलो, हो सकता है पे चलती हो, देख लेना कहीं पे सर्च कर लेना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या किया समझ नहीं आया। किया क्या है हमने? अच्छा क्यों हंस रहे हो भाई? अच्छा देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कोई चीज़ ऐसी हो सकती है ना मेरे पास डेटा के अंदर, जो कि मैं यूज़र को नहीं किसी को भी नहीं दिखाना चाह रहा कोड के अंदर, ठीक है। कोड के अंदर मेरा कोई सीक्रेट है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भी हमारे एक अच्छी एग्जांपल मिल गई ना सीक्रेट की। इसकी अगर ये सीक्रेट मेरा अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो भी इसी सीक्रेट के बेस के ऊपर सेशंस क्रिएट कर सकता है। अगर उसने सेशंस क्रिएट कर लिए तो मेरी सिक्योरिटी क्या हो गई? कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ठीक है। अब सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो फिर मेरा सर्वर भी गया, ठीक है। सारी जो जो कुछ भी था सब गया ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी डेटा, जो सीक्रेट डेटा होता है ना, जो जिसके ऊपर जो हम चाहते हैं कि किसी के भी हाथ में ना लगे, वो सारा का सारा डेटा हम कोड में लिखते नहीं हैं, ठीक है। हम उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के थ्रू मंगवाते हैं, ठीक है। अभी अगर आप बोलोगे सर कोड में ही तो लिखा हुआ है ना, अगर अभी मैं पुश करता हूँ तो पैकेज डॉट जेसन के जरिए तो चला आएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको ऐसे रन करते हो। बेसिकली जब आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रन कर रहे होते हो तो आप नोड ऐप डॉट जेएस नहीं चला रहे होते, वहाँ पे मशीन खुद आपका सर्वर रन कर रही होती है। वहाँ पे आप सिर्फ मशीन को बताते हो कि जब आप सर्वर को रन करोगे ना उस वक्त उसको ये सीक्रेट पास कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आपके कोड को नहीं पता होता कि आपकी क्या सीक्रेट है, वो सिर्फ रन टाइम पे जब सर्वर रन होता है ना उस टाइम पे एनवायरनमेंट वेरिएबल उसको मिलता है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है उसके थ्रू फिर हम ये वाले काम करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, आपने कोई डायनामिक बनाना है सर्वर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर आपने बनाया है, एक ही सर्वर बनाया है, लेकिन आप कह रहे हो कि जब ये मोबाइल के लिए मैं चलाऊँ ना तो अलग तरीके से बिहेव करे, कुछ काम अलग हो, और जब मैं वेब के लिए चलाऊँ तो अलग तरीके से काम करे, ठीक है। तो एक ही सर्वर पे सेम कोड के ऊपर रहते हुए आप ये दोनों काम अलग अलग कैसे करवा सकते हो? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू। अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल मोबाइल पास कर दिया उसको, जब सर्वर रन होगा वो चेक करेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या है। अगर मोबाइल है तो बाकी सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट की थी वो वैसे चल जाएगी। अगर आपने सेट किया है वेब के लिए चल रहा है तो वेब के लिए चल जाएगा वैसे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ क्लियर है। अच्छा देखो, जैसे हमने पोस्टमैन के ऊपर ये वाली रिक्वेस्ट की थी ना, देखो हमने मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। कौन सी चीज़? हमने जब रिएक्ट जेएस पे थे, रिएक्ट जेएस पे हम काम कर रहे थे, हमने फैच की रिक्वेस्ट चलाई थी ना, गेट की रिक्वेस्ट की थी, पोस्ट की भी रिक्वेस्ट की थी। बिल्कुल वही जो हम जेसन प्लेस होल्डर का यूआरएल पास कर रहे थे ना वहाँ पे, वो कोड अभी भी गिटहब पे होगा, उसकी जगह पे ये वाले यूआरएल चले आएगा, ठीक है आपका, और ये काम वैसे ही चल जाएगा, ठीक है आपका। हो सकता है आपके पास एक एरर आए, ठीक है। ये एरर जब ये चीज़ जब आप चलाओगे ना तो एक एरर हो सकता है आपके पास आए। वो एरर पता है क्या होगा? कोर्स का एरर होगा आपके पास, क्योंकि आपके पास जब रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही होगी ना तो वो चली होगी किसी और पोर्ट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3000 पे, ये 4000 पे, 5000 या 8000 पे चल रही है और आपका सर्वर चल रहा है 3000 के ऊपर। तो बेसिकली ब्राउज़र का एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोर्स, ठीक है। तो कोर्स जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा कि किसी भी रिक्वेस्ट जो है ना, HTTP रिक्वेस्ट जो है, कोई भी वेबसाइट जो है वो सिर्फ अपने ही सर्वर पे रिक्वेस्ट कर सकती है, अपने सर्वर के अलावा किसी और सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप वहाँ पे अब आप फंस जाओगे कि यार अब मैं क्या करूँ। अब बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि ये ब्राउज़र की तरफ से एरर है या रिएक्ट की तरफ से एरर है। वो एरर रिएक्ट की तरफ से नहीं है, वो एरर कहाँ से? वो आपके सर्वर से, क्योंकि आपका सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बेसिकली आपका सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ब्राउज़र जो है वो पूछता है सर्वर से कि भाई ये कहीं और से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, आपके पोर्ट के अलावा कहीं और से रिक्वेस्ट आ रही है, इसको अलाउ करना है या नहीं करना। आपका ब्राउज़र, आपका सर्वर मना कर देता है, ब्राउज़र भेजता ही नहीं है, वहीं पे एरर देता है,
ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र ये बात उससे कब पूछता है? आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो ना, वो रिक्वेस्ट दो बार जारी होती है। देखा है नेटवर्क के टैब के अंदर पहले एक रिक्वेस्ट होती है, उसकी टाइप होती है ऑप्शंस। देखा है? रिक्वेस्ट टाइप ऑप्शंस। अगर नहीं देखा तो आज घर पे आके देखना, रिक्वेस्ट टाइप ऑप्शंस होती है। वो जो ऑप्शंस की रिक्वेस्ट ब्राउज़र करता है ना, वो करता ही इसीलिए सिर्फ ब्राउज़र से पूछने के लिए कि यार ये रिक्वेस्ट मैं अलाउ करूँ या नहीं करूँ। ठीक है। उस चीज़ के लिए फिर आप क्या करते हो, अब वो ब्राउज़र जो है वो मना कर देता है उसको। अब आप ब्राउज़र के थ्रू अगर आपने अलाउ कराना है, आपने उसको बोलना है कि भाई ये चीज़ मैंने अलाउ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको अलाउ नहीं किया तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ से रिक्वेस्ट कर रही है, जहाँ पे भी चल रही है, हो सकता है वो कहीं डिफरेंट पोर्ट हो, वो सेम पोर्ट तो नहीं हो सकती ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिएट की जो एप्लीकेशन चल रही है वो एक अलग जगह पे चल रही है और आपका सर्वर एक अलग जगह पे चल रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत से लोग यही अप्रोच यूज़ करते हैं कि रिएट की जो एप्लीकेशन होती है उसकी डिप्लॉयमेंट इस एक अलग जगह पे करते हैं। ठीक है, और उसका जो सर्वर होता है कहीं और हेरोकू पे रखा हुआ होता है, वहाँ से उसको कनेक्ट कर देते हैं। आपने नेटलीफाई का नाम सुना है ना सब ने। आप रिएट की एप्लीकेशन आपने नेटलीफाई पे डाल दी, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल सर्वर जो है वो हेरोकू पे रखा हुआ है। जो अगर आपका सर्वर हेरोकू पे और आपकी जो फ्रंट एंड है वो जो है वो नेटलीफाई पे, वो कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे, वो एरर दे रहे होंगे। क्यों एरर देंगे? कोर्स का एरर देंगे कि भाई जो है इन दोनों का डोमेन मैच नहीं करता। ठीक है। अब ये एक्चुअल मैकेनिज़्म जो है ना, ये बनाया तो हमारे लिए गया है। ठीक है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ हमारे पास केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर हमें इसको अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, उस टाइम पे फिर हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र जो होता है ना, ब्राउज़र के वो बताते हैं, सॉरी अपने सर्वर को बताते हैं कि आपने ना हर रिक्वेस्ट को अलाउ कर देना है। ठीक है, कोर्स वाली जो रिक्वेस्ट होती है उसको अलाउ करते हैं। वो हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं मिडिलवेयर के ज़रिए। ठीक है, एक ऐसा मिडिलवेयर जो हर रिक्वेस्ट पे चल रहा होगा। ठीक है, और उसमें हम क्या कराते हैं, हम जाहिर सी बात है अगर हमने ब्राउज़र को अगर कुछ बताना है तो हम वो कैसे बात बताते हैं? हेडर्स के ज़रिए। हेडर्स के ज़रिए बताते हैं ना। तो हेडर्स के ज़रिए भी ही हम जो है वो कुछ स्पेसिफिक हेडर्स हैं वो सेट करा देते हैं, जिसके ज़रिए ब्राउज़र को आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो मैं चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। ठीक है। अच्छा, अभी इसको डेमोस्ट्रेट हम कर नहीं सकते क्योंकि हम पोस्टमैन पे काम कर रहे हैं। पोस्टमैन से तो सब कुछ चला होता है। ठीक है, पोस्टमैन से आपके पास कोई इशू नहीं आएगा जी। सर वो जो आप कह रहे हैं कि वो करवाते हैं, या एक उसमें होता है स्टार, मतलब हेडर होता है उसमें अलाउ टाइप करके होता है, स्टार लगाते हैं, या फिर अगर हमें स्पेसिफिक किसी डोमेन को अलाउ करवाना है तो उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन के लिए स्टार बोल कर देते हैं कि इस डोमेन को अलाउ है और किसी और डोमेन को अलाउ नहीं होगा। और अगर पब्लिक एपीआई आएगी तो वो स्टार लगा देते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही होता है। बिल्कुल उसी पे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो? मैं हमेशा इसका सिंटेक्स भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं ख़ुद भी अभी देख लेता हूँ। Node.js अलाउ कोर्स एक्सप्रेस। ठीक है, तो कोई ना कोई तरीका में मिल जाएगा इसका भी यहीं पे। अच्छा, ये तो कोर्स का वो कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो अपने पास, सिंपली एक ये app.use कोर्स कर लो तो ये सभी कुछ अलाउ कर देगा। ठीक है। इसका एक हेडर होता है ये वाला, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन का। ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से क्या मुराद होता है पता है? ओरिजिन से मुराद होता है आपका डोमेन। ठीक है, कि कौन कौन से डोमेन को अलाउ करना है। अगर आप यहाँ पे स्टार बता दो ना, तो स्टार का मतलब पता है क्या है? सबको अलाउ कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाउ करना चाहता हूँ सिर्फ netlify.com को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या बता दूंगा? netlify.com, यानी इसके अलावा कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो ब्लॉक कर दो। ठीक है। अच्छा, सिर्फ इससे काम नहीं चलता, इसके साथ टोटल आपने 3 हेडर्स होते हैं जो कि सेट करने पड़ते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, एक होता है रिक्वेस्ट कंट्रोल अलाउ मेथड्स, और एक होता है रिक्वेस्ट कंट्रोल अलाउ एक और होती है यार, बोलते से निकल रहा है, नहीं, अलाउ हेडर्स। ठीक है, ये तीन काम अगर आप करोगे ना तो इन 3 कामों के थ्रू आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोल अलाउ ओरिजिन होता है। ठीक है, देखो हेडर सेट करना तो आता है ना आप लोगों को, हमने किया है ना हेडर सेट। बस हेडर के अंदर आपकी जो की जाएगी वो ये चली जाएगी, वैल्यू में आप जो भी रखना चाह रहे हो उसको बता दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार रखना चाह रहे हो, स्टार बता दो उसको। ठीक है, उसके बाद फिर चलेगा आपके पास एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स। ठीक है, कि आप कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि अलाउ करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टार रख दो।
ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एपीआई के अंदर सिर्फ गेट की एपीआई देते हो तो आपको सबको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल गेट लिख दो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे इसने बताया कि भाई मुझे गेट और ऑप्शंस अलाउ करने हैं और कुछ भी नहीं, अगर आप गेट पोस्ट डिलीट ये सब अलाउ करना चाह रहे हो तो सब अलाउ करा दो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। ठीक है, कि आप कौन कौन से हेडर्स अलाउ करना चाह रहे हो। तो इसके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसमें आपको कंटेंट टाइप अपना ज़रूर बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हम जब हम एपीआई पे काम कर रहे होते हैं सब कुछ कंटेंट टाइप पे ही तो डिपेंडेंट है। ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन होता है तभी तो सब कुछ चल रहा होता है हमारे पास। तो उसी वजह से फिर हमारे पास जो है वो ये वाला जो हेडर है इसको हम लाजमी अलाउ करते हैं कि भाई ये कंटेंट टाइप वाला जो है ये लाजमी चलेगी। ठीक है, तो इसके ज़रिए फिर आप अपना काम कर सकते हो। अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, अगर घर पे जाके करना चाहो कोई रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है उसको अगर नोड जेएस के सर्वर से कनेक्ट करना चाहो तो आपको ये वाले काम करने के बाद सिर्फ 3 हेडर सेट कराओगे। कहाँ पे कराओगे मैं करके दिखा देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में आ जाओगे। ऐप डॉट जेएस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि हर रिक्वेस्ट से पहले मेरी, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ ऐप डॉट यूज़। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ के अंदर फिर मैं मेरे पास यहाँ पे एक मिडिलवेयर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो लाजमी करवाना होगा ना ताकि अगली जगह पे चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि नेक्स्ट को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी काम होगा वो इससे पहले होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैंने हेडर सेट करने होते तो वो कैसे करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर या हेडर्स, हेडर्स हेडर होता है, हेडर्स होता है, सिंगल हेडर होता है ना एक वक्त में। बताओ क्या होता है, मैं भी भूल रहा हूँ। हेडर होगा, एस वाला होगा, चलो एस वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, या एक 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 ऑप्शन और भी तो होता है ना यहाँ पे, सेट हेडर भी तो होता है, ये होता है ना। सेट हेडर में क्या क्या चाहिए होता है, कुछ तो बता दो यार। कंटेंट टाइप तो की होती है ना इसकी, हमें कंटेंट टाइप नहीं भेजनी ना अभी तो। अभी तो हमारी की जो होगी वो क्या होगी, हमारी सबसे पहली जो की होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं स्टेरिक रख दूँ। अगर मैं इसी तरीके से 3 मैंने बनानी है तो पहला आ जाएगा ओरिजिन, दूसरा आ जाएगा अलाउ, मेथड होता है, मेथड्स होता है, मेथड्स है। ठीक है, मैंने इसको भी अभी स्टैटिक कर दिया है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको गेट पोस्ट जो भी चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आती है ये कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप के हेडर्स को मैंने अलाउ कर देना है तो ये मेरा फिर चल जाएगा। अच्छा, अब कोर्स जो है इसको मैं चलाऊँ कैसे, दिखाऊँ कैसे, डेमोस्ट्रेट कैसे करूँ आप लोगों को, क्या ये वाले इसको एक डेमोंस्ट्रेट करने का तरीका ये है कि आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल बना लें, उससे फेच ही यार, ये तो डेटा गेट करने के लिए बता रहा है मुझे।
देखो सेट हो गए, ठीक है। थोड़ी सी इसके लिए हर बार ख्वारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है आगे पीछे कि यार ये क्या था, ठीक है। तो सिंपली मैं इसने क्या किया है, इसने रिक्वेस्ट और रिस्पांस लिया है, ठीक है। रिस्पांस के अंदर इसने सेट करा है, और सेट कराने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, इसने इसकी कंडीशन लगाई है रिक्वेस्ट डॉट मेथड की, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट कराओ तब भी आपका काम चल जाएगा। इसने कहा है कि भाई अगर ऑप्शंस की अगर रिक्वेस्ट है तो फिर उसको सीधा सीधा रिस्पॉन्स डॉट सेंड 200 कर दो, ठीक है। तो ये वहाँ पे ये वाला काम जो है हमारा इस तरह से चल गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चाहें ना तो इसको इसको देख सकते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं, चला के, अगर आपने कोड पेन का आइडिया आप सब लोगों को, कोड पेन, ठीक है। कोड पेन के ऊपर अगर आप चाहो ना तो एक फैच की एपीआई बना के उसको चला के देख सकते हो। कोड पेन से अगर आप चाहो तो लोकल होस्ट 3000 पे आपकी रिक्वेस्ट चलेगी, ठीक है। तो आप वो चला सकते हो, उसके ऊपर चला के देख सकते हो। पहले नहीं चलेगी, और ये वाला जो हेडर्स है ना आपके, ये वाले हेडर्स सेट करने के बाद फिर आपके पास वो चीज़ चल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप थोड़ा बहुत नोट.js को देख के आना, इंस्टॉलेशन वगैरह उसकी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। अकाउंट बना लेना mongodb.co, उसके mongodb के ऊपर mongodb.org है .com है, जो भी है उसके ऊपर जाके एक अकाउंट बना लेना। एटलेस mongodb का अकाउंट होता है एक, वो अपने पास बना के आना, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको देख लेना कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो डालना मत, फ्री अकाउंट बनाना, ठीक है। हाँ, वो फिर वो बैंक वाले बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम करके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह फिर हम mongodb देखते हैं, ठीक है।